तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 13 मार्च 2024 न्यूज़ टुडे आज का। तो पहली न्यूज़ बोलती है कि हेल्प टू डाई फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चिकित्सीय सहायता से मृत्यु की अनुमति देने वाला विधेयक का समर्थन किया। तो हेल्प टू डाई मतलब कि मरने में सहयोग करना, ये विधेयक किसने पास किया है? तो फ्रांस की राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो हम इच्छा मृत्यु की बात करते हैं जनरली आर्टिकल 21 हमारा उसको क्या बोलते हैं बताता है। ठीक है, तो उसके बारे में है ये। तो इस विधेयक के पारित होने के साथ फ्रांस लाइलाज बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला एक अन्य यूरोपीय देश बन सकता है। यह विधेयक उन्हें आसन मृत्यु के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता चुनने की अनुमति देगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति को ऐसी बहुत घातक बीमारी है जिससे वो बच ही नहीं सकता है, तो फिर उसकी जो पीड़ा होती है, रोग की पीड़ा, उसको समाप्त करके उसको मतलब उसकी डेथ ही हो जाए, वही अच्छा है। तो इसे इच्छा मृत्यु की मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। मर्सी किलिंग का मतलब क्या होता है? रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने का एक तरीका है। किसी व्यक्ति को धीमी, दर्दनाक या असम्मानजनक मृत्यु होने के बजाय उसको सम्मान के साथ मरने में उसकी सहायता करती है। तो ये ध्यान रखना, सम्मान के साथ मरने में सहायता। इच्छा मृत्यु के दो प्रकार होते हैं, एक एक्टिव और एक निष्क्रिय। तो जो एक्टिव इच्छा मृत्यु है, ठीक है, इसे किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सा के द्वारा सक्रिय कार्यवाही शामिल होती है। घातक पदार्थ, बार या हस्तक्षेप जैसी, मतलब इसमें कोई इंजेक्शन दे देंगे कि भाई उसका पता चल गया है कि अब ये जीवित नहीं रह सकता ज़्यादा दिनों तक, या उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा है तो उसको बाहर से कोई इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाता है। नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा ऐसे कुछ देशों में इसकी अनुमति है। लेकिन निष्क्रिय, जो हमारे इंडिया में भी है, इच्छा मृत्यु के तहत जीवन समर्थक उपकरणों को या उपचार को हटा या रोक दिया जाता है। मतलब उसके अगर कोई उपकरण लग रहा है तो उसको हटा दिया जाता है कि भाई अब जब तक ये एक्टिवली जिंदा रह पाए उतना ठीक है, और मतलब लाइलाज वाले व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं वो उपकरण जो हटा लिए जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया में, फिनलैंड में, नॉर्वे में इनकी अनुमति है। ठीक है, भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर के कोई कानून नहीं है। इंपॉर्टेंट बात तो यही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। जो अरुणा शानबाग वाद था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की थी। कॉमन कोज बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति चिरस्थायी जड़ता से ग्रसित है तो वह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। गरिमा के साथ मरना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इच्छा मृत्यु के पक्ष में तर्क क्या है कि इलाज करवाने से इंकार करने वाले की लिविंग विल को लागू करना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। तो इन्होंने इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कनेक्ट कर दिया। लिविंग विल क्या होती है? तो लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है। यदि कोई व्यक्ति देखभाल की आवश्यकता होने पर निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में असक्षम होता है, तो किसी और प्रकार से चिकित्सीय देखभाल चाहता है, तो इस विवरण में दस्तावेज वर्णित होता है, तो वो अपनी लिविंग विल बना सकता है। असहनीय निरंतर पीड़ा को रोककर समाज में जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करती है। इच्छा मृत्यु के विपक्ष में तर्क क्या है? मानवीय जीवन के महत्व को कम करता है। किसी जीवन के अंत का करना स्वाभाविक रूप से गलत और अनैतिक है। नर्सिंग, देखभाल आदि से जुड़ी चिकित्सीय नैतिकता के खिलाफ है। और भी इसमें है कि जैसे बच्चे क्या बोलते हैं, इसको जबरदस्ती करने लग जाएंगे। बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग बताना इसमें क्या एथिकल, क्या अनएथिकल। बाकी ये टॉपिक हो गया हमारा पहला। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है एसबीआई से रिलेटेड। वैसे एसबीआई भी और चीज से रिलेटेड है भी ह्यूज में। हाँ, एसबीआई ने ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द नेशन शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया। तो याद रखना, ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द नेशन। तो जो स्वयं सहायता समूह के बदलते परिदृश्य को समझना है, एसएचजी, एसएसजी सदस्यों और लखपति दीदियों के ऋणों उपयोग उनके डिजिटल व्यवहार मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। लखपति दीदी कहते हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर घरेलू आय अर्जित करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लखपति दीदी। एसएचजी क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। साझे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए नियमों, विनियमों के फ्रेमवर्क के दायरे में कार्य करता है। निर्णय लेने में सभी भागीदारी और न्याय संगत तरीके से लाभ को साझा करने पर हस्तांतरित करता है। इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करें तो एसएचजी महिला सदस्यों की आय पिछले वर्षों में 3 गुना हो गई है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में इसकी आय कितनी हो गई? 3 गुना से अधिक हो गई है। 97.5% एसएचजी के पास में खाते हैं। 65% ग्रामीण 65% ग्रामीण सदस्यों की सापेक्ष आय बढ़ी है इसमें। महिला एसएचजी सदस्यों की आय में वृद्धि के साथ सभी आयु वर्ग में महिला श्रम बल भागीदारी भी इसमें बढ़ी है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, ये 1992 में नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। 500 एसएचजी को औपचारिक वित्तीय संस्थान से जोड़ने के लिए गरीबों को सतत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम बन गया है। एसएचजी के लिए हमने कुछ स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे कि पहली स्कीम है सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम। तो जो सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम है, ये अनुभवी
एसएसजी को जरूरत के आधार पर कौशल विकास किया जाता है। आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, क्लस्टर्स में आजीविका संवर्धन कार्यक्रम किए जाते हैं। भारत के पिछले और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को बढ़ावा देने की योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एक आपने याद होगा ड्रोन दीदी करके भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें ड्रोन उड़ाएगी, वहां से भी इनकम। तो ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं इसमें लाए गए हैं। अगला है विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उपकरण कंपनियों डिस्कॉम को 12वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी करी। तो ये एकीकृत रेटिंग 2012 से वार्षिक आधार पर जारी की जा रही है। ठीक है, जो विद्युत वितरण कंपनियां होती है ना, उनकी है ये। इसके माध्यम से डिस्कॉम के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन सी कॉर्पोरेशन? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके तहत 55 डिस्कॉम के प्रदर्शन को रेटिंग दी जाती है। ठीक है। वित्त वर्ष 2013 में समग्र तकनीकी व वाणिज्यिक हानि घटकर 15। अब इसमें कुछ है कि भाई जो समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि है वो घट करके 15.4% हो गई है। ठीक है, 12 से 15% लाने के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। बिलिंग दक्षता बढ़ी है, संग्रहण क्षमता भी उच्च स्तर पर बढ़ी है। औसत बिजली खरीद लागत में 71 पैसे किलोवाट की वृद्धि हुई है। बिजली की मांग में बढ़ोतरी, अधिक महंगा कोयला इसके लिए जरूरी है। सब्सिडी का वितरण 100% से अधिक हो गया है। कुछ राज्यों ने सब्सिडी अनुदान के माध्यम से डिस्कॉम के वित्तीय घाटे की भरपाई करी है। विद्युत वितरण क्षेत्र का ऋण लगातार बढ़ रहा है, वित्त की कमी के कारण हो रहा है। लंबी अवधि से बकाया सब्सिडी का भुगतान करना है कुछ राज्यों को। उच्च AT&C हानिकारक के लिए उत्तरदायी कार्यक्रम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, डिस्कॉम के लिए हमने कुछ स्कीम्स भी लाई है, जैसे कि उज्जवल डिस्कम इंश्योरेंस योजना। तो ये योजना डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार और पुनर्बंध के लिए करती है। तो उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उदय पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र की योजना। उद्देश्य स्मार्ट मीटरिंग हानि में कमी, क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। एक नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन है, स्मार्ट ग्रिड स्थापित करने के लिए। विद्युत क्षेत्रों में सुधार के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 0.50% का अतिरिक्त ऋण इनको दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हमने उसके लिए करी है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो CDCL का गठन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने किया था। ठीक है। तो जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति है, इसका गठन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने किया है। इसे वित्त पर संसदीय स्थायी समिति बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धी विरोधी आचरण से शीर्षक के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है। बिग टेक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाले प्रतिस्पर्धी विरोधी 9 तकनीकों की इसने सूची दी गई थी। तो ये ध्यान रखने में कितने सूची दी गई थी? 9। एंटी स्टीयरिंग प्रावधान, इसमें अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करके यूजर्स किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेने से रोकता है। इस तरह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। तो एंटी स्टीयरिंग मतलब क्या है? अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करके यूजर्स किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेने से रोकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धी अधिनियम में इसे एक्सक्लूनेशनरी कंडक्ट कहा गया है। ठीक है। तो अपनी पावर्स का। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी क्या है? इसमें स्वयं के उत्पादों, प्लेटफॉर्म यानी ऐप को बढ़ावा देने का पक्षपाती तरीका शामिल है। एडजेंसी, बंडलिंग और टाइलिंग, इसके तहत उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद से जुड़ी सेवाओं को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। डेटा उपयोग, उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत पसंद जानने के लिए व्यक्तिगत डेटा उपयोग की जानकारी कोशिश की जाती है। प्रतिस्पर्धी अन्य उत्पाद सेवाओं का कम मूल्य रखना, अधिक छूट देना, कंपनी के साथ गठजोड़ कर लेना, थर्ड पार्टी के ऐप्स को विनियमित करना। ठीक है। सर्च और रैंकिंग प्राथमिकता, ऐसी चीजें। तो इसके लिए अभी मौजूदा कानून कौन कौन से? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, जिसके तहत CIC भी बना रखी है हमने। प्रतिस्पर्धा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 अभी बनाया था। भोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये कुछ हमने बना रखे हैं। अभी क्या सिफारिशें किया? तो पूर्व प्रभावी से संबंध, तो डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाए चाहिए और इसको पूर्व प्रभावी से संबंधित प्रावधान करने चाहिए। यदि कोई कंपनी प्रतिस्पर्धा रोधी तकनीक अपनाएगी तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पहले से ही कार्यवाही कर लेगा। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत बना था, CIC। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों का विनियमन किया जाना चाहिए। ठीक है। और भी कुछ इसमें चीजें बताई गई है कि टर्नओवर, बाजार पूंजीकरण, पूर्व प्रभावी विनियमन के साथ साथ कानूनों का पालन नहीं करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये सच्चे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या क्या डिजिटल क्षेत्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2024 जारी किया। तो 2014 में फार्मा उद्योग के लिए UCPMP जारी किया गया है।
ठीक है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जारी किया है। स्वैच्छिक प्रकृति का है, ये भी ध्यान रखना है हमें, स्वैच्छिक प्रकृति का है। ठीक है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दवाओं के बारे में सूचना संतुलित, अप टू डेट व सत्यापन योग्य होनी चाहिए। सूचना प्रत्यक्ष तरीके से और प्रभावी स्तर पर भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए। दावे और तुलना, किसी कंपनी के पूर्व सहमति के बिना उसके उत्पाद के ब्रांड नेम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। टेक्सचुअल और ऑडियो विजुअल प्रसार, मेडिकल जर्नल में विज्ञापन, ठीक है, मेल मेडिकल जर्नल में विज्ञापन जैसे विज्ञापनों के माध्यम से सारा दवाओं की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सतत चिकित्सा सेवा देना, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ संबंध बनाना, फार्मा विपणन पद्धतियों के लिए आचार समिति, अन्य प्रावधान भी इसमें कुछ किए गए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। रोगों की सुरक्षा, उत्तरदायी नवाचार, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा, तो नॉट अप सो इम्पोर्टेंट। तो हमें तो सिर्फ यही ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज, ये किसने जारी करी है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। और भाई यही है कि उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि वो समय पर इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और चीज़ करिए, वही है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसके तहत मौजूदा और प्रस्तावित जन औषधि केंद्र जो हैं कार्यशील पूंजी प्रदान किया जाएगा। लघु व्यवसायों को अनसिक्योर्ड यानी बिना कुछ जमानत रखे कार्यशील पूंजी प्रदान किया जाएगा। जीएसटी सहायक प्लेटफॉर्म और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। डीपीआई में क्रेडिट लेयर जोड़ा जाएगा। पहले से आइडेंटिटी और पेमेंट संबंधी लेयर मौजूद हैं, ठीक है। तो जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों में इनको 25,000 करना है, तो अभी 11,000 है और इनको बढ़ाना है। जन औषधि केंद्र भारतीय जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है उसके तहत खोली गई दवाएं हैं, किफायती कीमतों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। जन औषधि केंद्र निजी उद्यमियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ सरकार के वित्तीय समर्थन से लगभग 2,000 प्रकार की दवा और 300 प्रकार के सर्जिकल उपकरण उत्पन्न होते हैं, मतलब बेचे जाते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में औषध विभाग द्वारा शुरू की गई थी। किफायती कीमतों पर महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना, इसे पीएमबीआई द्वारा लागू किया जा रहा है। पीएमबीआई औषध विभाग के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूएचओ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज को खरीदा जाता है। जन औषधि केंद्र का महत्व क्या है? आउट ऑफ पैकेट, मतलब कि जेब से चिकित्सा खर्च में कमी आएगी, 28,000 करोड़ रुपए की बचत की जाएगी। किफायती कीमतों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध होंगी, स्वरोजगार उपलब्ध होगा, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जन औषधि केंद्र जो हैं, और जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि योजना के तहत खोले जा रहे हैं। तो ये हो गए हमारे बड़ी बड़ी न्यूज। अब हम बात करते हैं छोटी न्यूज की। तो पहली न्यूज है भारत शक्ति। तो भारत शक्ति नाम से तीनों सेनाओं का फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में। तो भारत शक्ति तीनों सेनाओं के बीच में हुआ है। तो ये इसे भारत की सशस्त्र बलों की एकीकृत प्रचालन क्षमताओं का प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, ठीक है। और इसमें T-90 धनुष, सारंग, गन सिस्टम, आकाश, ये चीजें इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो याद रखना है भारत शक्ति तीनों भारत के तीनों देशों का है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, भारतीय दूरसंचार विनिमय ट्राई ने भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में CNAP, ठीक है, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन अनुपूरक सेवा प्रदान प्रारंभ करने की सिफारिश की है। ये क्या है? तो CNAP एक अनुपूरक सेवा है। सेवा कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति को कॉल करने वाले व्यक्ति का कॉलिंग नाम जानने की सुविधा देती है कि भाई किसने फोन किया है, पता चल जाएगा। टेलीफोन के प्रत्येक सब्सक्राइबर का कॉलिंग नेम मूल एक्सेस सेवा प्रदाताओं को प्रदान किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य लगातार स्पैम, अवांछित कमर्शियल कॉल्स की समस्या का समाधान करना है। यूसीसी से आज से किसी भी कमर्शियल संचार या कॉल से हैं, ठीक है, जिसके लिए रिसीवर से न तो सहमति ली गई है, नहीं उसके द्वारा दर्ज प्राथमिकताओं से संबंधित है। कोई भी फोन कर देता ना तो भाई उसका नाम पता चल जाएगा कि ये इस कंपनी का फोन है, ठीक है, ये लोन जैसे लोन के लिए इनके फोन आते। कोचरब आश्रम अभी था, साबरमती आश्रम का दौरा किया। साबरमती कहाँ पर? और यहीं से फिर से विकसित किए गए कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से तटीय शहर दांडी तक नमक सत्याग्रह, कूच या दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी में गांधी जी ने समुद्र तट पर प्राकृतिक नमक मुट्ठी में लेकर के ब्रिटिश समार के कोचरब आश्रम गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित पहला आश्रम था, जिसे 1915 में दक्षिण अफ्रीका, ये पूछा जा सकता है, सबसे पहला आश्रम जिसको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में बनाया था, तो वो कौन सा था? कोचरब आश्रम। जीवनलाल देसाई ने गांधी जी के आश्रम बनवाने में सहायता करी थी। तो कोचरब आश्रम, कोचरब आश्रम। पवित्रा वन्यजीव क्या बोलते हैं? असम की है ये। तो असम की कैबिनेट ने पवित्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को डीनोटिफाई करने का निर्णय ले लिया है। ये गैंडों का महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल है। तो पवित्रा के बारे में बात करें, असम के गुवाहाटी के नगरीय क्षेत्रों में, याद रखना असम में, ये असम में है,
ठीक है। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर है, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, मतलब सॉरी ट्रिब्यूटरी बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में। राजमयोंग रिजर्व फॉरेस्टेट और पवित्र रिजर्व फॉरेस्ट इसी का भाग है। एक सींग वाले गेंडे का सर्वाधिक घनत्व यहीं पर है। इंडिया राइनो विजन के तहत पवित्रा वन्यजीव अभ्यारण्य 8 गेंडों को मानस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। वाइल्ड वाटर बफेलो, जंगली सुअर, तेंदुआ, केफ्ट, लंगूर, पेंगोलिन ये सब पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी इसको घोषित किया हुआ है। तो पवित्रा कहाँ पर है? असम में, ये ध्यान रखना। कौन सी रिवर है? रिवर कौन सी? ब्रह्मपुत्र। खगोलीय वृद्धि चक्र, एस्ट्रोनॉमिकल ग्रांड साइकिल्स। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप गहन महासागरीय धाराओं में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन हर 2.4 मिलियन वर्ष में पुनः घटित होते हैं। तो पृथ्वी और, देखो ध्यान से, कि पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप गहन महासागरीय धाराओं में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और होते रहते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ये फिर से घटित होने को हम क्या कहते हैं? खगोलीय वृद्धि चक्र। ठीक है। खगोलीय वृद्धि चक्र के बारे में बात करें तो सौर मंडल के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इस अंतःक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं। ये टर्म अच्छा है, रेजोनेंस। ये अंतःक्रिया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा पथ को प्रभावित करती है। ठीक है। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच होने वाली ऐसी अंतःक्रिया की घटना को एजिसिद कहते हैं। बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच होने वाली अंतःक्रिया को मिल्नी-वोक साइकिल देखने को मिलता है। हिमयुग की शुरुआत और समाप्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया, हमें समझ में आई क्या? एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया, तो ARTCI को भी हमने बनाया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में ARTCI के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश ही सेंट्रल इंडिया। तो इसका उद्देश्य मानसूनी वर्षा वाले मुख्य क्षेत्रों पर मानसून संवहन तथा भूमि वायुमंडल के बीच अंतर्क्रिया को नियंत्रित करने वाली अच्छी समझ, तो सीधी सी बात है, समझ विकसित करेगा। पुणे स्थित भारतीय, जो पुणे वाला IITM है, उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वर रिसर्च एंड एक्रोस नामक अम्ब्रेला स्कीम के तहत इसकी की गई है। ARTCI रिमोट सेंसिंग, ठीक है, पर्यवेक्षण करेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ग्लोबल सीड वॉल्ट, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई देशों के जीन बैंकों ने GSAV भंडार में बीज जमा किए। तो ग्लोबल सीड वॉल्ट क्या है? पादपों के आनुवंशिकता विविधता के संरक्षण के लिए निर्मित, तो आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा है। FAO के द्वारा निर्देशित है। पारंपरिक बीजों के लिए सुरक्षा भंडार के रूप में कार्य करता है। ये बीज मुख्य रूप से भोजन और कृषि के महत्वपूर्ण उपभोग के अन्य प्रजातियों के होते हैं। GSV नॉर्वे का एक द्वीप समूह स्वालबार्ड में अवस्थित है। स्वालबार्ड उत्तरी ध्रुव और नॉर्वे की मुख्य भूमि के बीच स्थित है। -18 डिग्री सेल्सियस के स्थिर तापमान पर कृत्रिम शीतलन बने कक्षों में रखा जाता है। तो GSV कहाँ पर है? ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे में है, ये ध्यान रखना। समुद्रयान मिशन है, एक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन 2025 के अंत तक समुद्र नीतल के अन्वेषण के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब हम समुद्र में भी जाएंगे। स्वचालित मानव पनडुब्बी का विकास करना है। 3 व्यक्तियों को गहरे समुद्रों में संसाधनों की खोज के लिए लेकर जाएगी। पनडुब्बी गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों से युक्त है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने मत्स्य 6000 विकसित किया। मत्स्य 6000 सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और ऑपरेशन स्थिति में 6 घंटे के भीतर रह सकती है। तो ये देखना है। हाँ, साइप्रस अभी न्यूज में, साइप्रस पहली बात तो मेडिटेरियन सी में है, ये ध्यान रखना हमें। ठीक है। निकोशिया इसकी कैपिटल है और मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्रीज है ये। अगर आप देखोगे तो मुख्य भूमि से किसी से नहीं लगा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा, चलिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो गाजा के लिए 200 टन सहायता सामग्री लेकर एक जहाज साइप्रस से रवाना हुआ। पूर्वी भूमध्य सागर स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है। समुद्री सीमाएं में उत्तर तुर्की, सीरिया, लेबनान, एक बार देख लो, सीरिया रहा। ठीक है। तो ये इधर टर्की रहा, इधर सीरिया, लेबनान, तो ये इसके देश हैं सिंह। और ये कहाँ गया है अभी? गाजा में। भूमध्य सागर में सिसिली सार्डिनिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली की तो इन्होंने दे नहीं रखी लोकेशन, ये तो बता देता मैं। इटली के हैं वो। ठीक है, सिसिली सार्डिनिया। और बाकी तो इसमें माउंट ओलंपस याद रखो तो रख लेना, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर देख लो एक बार थोड़ा सा, अगर लोकेशन और बताऊँ मैं थोड़ा सी। ये ब्लैक सी है, ये वाला जो है ये मरमरा सी है। ठीक है। ये वाला जो है ये अजोव सी है। चलिए, तो इसी के साथ में आज का हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है। धन्यवाद।